जय हिंद दोस्तों, आपका सक्सेस पिस्टा क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम इतिहास की श्रृंखला चला रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा ये अगला वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस करेंगे ये पॉइंट। अभी तक हम साइमन कमीशन से पहले HSRA का गठन हो चुका था, वहां तक के सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर आप मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन। फिर साइमन कमीशन का जब विरोध होता है तो उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सैंडर्स की हत्या होती है। HSRA का जो गठन हुआ था उसके बाद उनका मेन मोटिव जो था सैंडर्स की हत्या करना था। फिर नेहरू की रिपोर्ट आती है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर गोलमेज सम्मेलन आप देखेंगे। इसी गोलमेज सम्मेलन में हम गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी और कराची का अधिवेशन, सारी चीज़ें इसी गोलमेज सम्मेलन वाले पार्ट में देखेंगे। फिर हम व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे। फिर इसके बाद हम क्रिप्स प्रस्ताव की बात करेंगे। फिर आगे आने वाली वीडियो में क्रिप्स प्रस्ताव जैसे ही खारिज किया जाता है, क्रिप्स प्रस्ताव हमारे भारत में शुरू हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अगले वीडियो में हम भारत छोड़ो आंदोलन से लेके 1947 और उसके बाद की जो घटनाएं थी उनका जिक्र करेंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम इतने पॉइंट्स कवर करते हैं। आइए देखते हैं साइमन कमीशन। दोस्तों, इसका गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया। दरअसल जब आप देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 आता है, उस समय इस बात की घोषणा की जाती है कि 1919 के 10 वर्षों के बाद एक ऐसा कमीशन, एक ऐसा आयोग गठित किया जाएगा जिसमें इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि भारत पूर्ण उत्तरदायित्व लेने के लिए समर्थ है या नहीं। लेकिन दोस्तों, इसका गठन होना था 10 साल बाद, 1919 के बाद 1929 में होना था। लेकिन जो ब्रिटेन की उस समय की सरकार थी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, उसको यह आशंका थी कि 2 साल के बाद ब्रिटेन में जब इलेक्शन के बाद लेबर पार्टी की सरकार आ जाएगी तो यह भारत के हितों में हो सकता है आयोग का गठन कर दें। इस वजह से इसने क्या किया, 2 वर्ष पहले ही 1927 ईस्वी में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया। दोस्तों, साइमन कमीशन में आप देखेंगे जो नियुक्ति की गई थी वो राज्य के सचिव जो था वर्केन हेड के द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। और इसमें कुल सदस्य थे 7। कई बार ये महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाता है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इस साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष था, इसी के नाम से इस कमीशन का नाम भी रखा गया साइमन। जो साइमन था इसका अध्यक्ष था। और इन 7 सदस्यों में दोस्तों जो चर्चिल थे, चर्चिल भी इन्हीं 7 सदस्यों में से एक थे जो आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। आप देखेंगे जब 27 दिसंबर 1927 ईस्वी को कांग्रेसियों को पता चलता है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं है, जो 7 सदस्य हैं इनमें से एक भी भारतीय नहीं है, तो वो 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाते हैं और इसी कांग्रेस के अधिवेशन में वह साइमन कमीशन का बहिष्कार कर देते हैं। और भारत में हर जगह जहां जहां भी साइमन कमीशन जा रहा था, साइमन गो बैक के नारे लगे। और इसी विरोध के क्रम में आप देखेंगे लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मृत्यु हो जाती है। और 1928-29 के बीच साइमन कमीशन जो था भारत में 2 बार आया। ये अभी UPPCS का जो रिसेंट एग्जाम RO का हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 1928-29 के बीच साइमन कमीशन ने कितनी बार भारत की यात्रा की थी? तो साइमन कमीशन जो था 2 बार भारत आता है। ये साइमन कमीशन जो था 2 बार भारत आता है। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला घटनाक्रम, सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स हत्याकांड जो इसको अंजाम दिया जाता है 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। इसको अंजाम देने वाला जो ग्रुप था, हमने आपको बताया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के जो गठनकर्ता थे चंद्रशेखर आजाद थे। और इसी समूह ने मिलकर सैंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया। दरअसल होता है 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को जब लाहौर में साइमन कमीशन पहुंचता है, तो उस समय लाला लाजपत राय की नेतृत्व में सभी भारतवासी जो थे वो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा रहे थे और साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था। उसी समय सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दे दिया जाता है। उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और फाइनली 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है।
जब लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को होती है, उसी का बदला लेने के लिए HSRA के संगठन के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी जो थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु थे। फिर इसके बाद आइए देखते हैं लाला लाजपत राय, इनको शेरे पंजाब के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी जिसमें मैजिनी, शिवाजी और भगवान कृष्ण की जीवनी इन्होंने ही लिखी, और वहीं गैरीबाल्डी मुख्य पुस्तकें हैं जो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैजिनी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी, और गैरीबाल्डी पुस्तक लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई। दोस्तों हम देख रहे हैं HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा गठन किया गया था। इसके मुख्य कारनामे देख रहे हैं, इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड भी सम्मिलित है। इसमें मुख्य जो आरोपी थे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जब 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को 2 बिल, महत्वपूर्ण बिलों पर केंद्रीय विधानमंडल में इस पर चर्चा चल रही थी, उसमें था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल। ये 2 बिलों पर बहुत गहन चर्चा चल रही थी उस समय। दरअसल ये जो बिल थे, जो भारतीय लेबर थे उनकी मौलिक अधिकारों को हनन करने वाले ये बिल थे। इस वजह से बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बहरे कानों तक अपनी आवाज बम के माध्यम से पहुंचाई, और उन्होंने ये संदेश भी लिखा, बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड में बटुकेश्वर दत्त व भगत सिंह जो थे मुख्य आरोपी थे, और ये HSRA के मुख्य क्रांतिकारी भी रहे थे। दोस्तों आप आगे चलकर देखेंगे जो HSRA के मुख्य सदस्य थे उसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त। लाहौर षड्यंत्र केस इन पर चलाया जाता है। जब ये असेंबली बम कांड के बाद गिरफ्तार हो जाते हैं तो इन पर लाहौर षड्यंत्र के तहत केस चलाया जाता है 1929 ईस्वी में। ये लोग मांग कर रहे थे कि इनको राजनीतिक कैदी होने का दर्जा दिया जाए। इसी के तहत भूख हड़ताल भी चल रही थी, और इसी क्रम में आप देखेंगे जतिन दास जो एक राजनीतिक कैदी थे उस समय, जतिन दास की 64 दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। 64 दिन तक ये भूख हड़ताल करते हैं अपने और अपने साथियों को राजनीतिक कैदी होने का दर्जा दिलाने के लिए, और जतिन दास की मृत्यु 64 दिनों के बाद भूख हड़ताल के समय हो जाती है। फिर इसी लाहौर षड्यंत्र में आगे चलकर आप देखेंगे जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को फांसी की सजा लाहौर षड्यंत्र में होती है। तो आप याद रखिए जो लाहौर षड्यंत्र था 1929, इसके तहत यह मुकदमा चलाया जाता है और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी जाती है। और फाइनली आप देखेंगे 23 मार्च 1931 ईस्वी को ये तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी जाती है। जैसा आप देख रहे थे कि जो HSRA के फाउंडर थे चंद्रशेखर आजाद, वो काकोरी ट्रेन जो एक्शन था उसके समय से ही फरार चल रहे थे। वो कभी भी अंग्रेजों के हाथों नहीं लगे थे और वो लगातार क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। और जब आप देखेंगे सैंडर्स हत्याकांड से भी वे बच के निकल जाते हैं। जब वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे तभी किसी विरोधी ने अंग्रेजों को सूचना दे दी और वहां पर ही वह अंग्रेजों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हो जाते हैं। तो इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की भी मृत्यु हो जाती है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे चटगांव शस्त्रागार। आपको इससे यही प्रश्न पूछा जाता है, चटगांव शस्त्रागार से कौन संबंधित था? तो याद रखिए चटगांव शस्त्रागार जो से संबंधित थे सूर्य सेन। ये बंगाल में एक टीचर थे जिन्होंने मिलकर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन सूर्य सेन के द्वारा किया गया था और इसी आर्मी के द्वारा इन्होंने चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर दिया और चटगांव शस्त्रागार को लूट लिया। इसी में ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इन पर अभियोग चलाया जाता है और 12 जनवरी 1934 को सूर्य सेन को फांसी की सजा दे दी जाती है। फिर इसके बाद आइए हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में दरअसल क्या था, जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी ने नेहरू से बोला था भारत जो है अभी संविधान निर्माण की स्थिति में नहीं है। तो उन्होंने मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के सदस्यों के सामने एक चैलेंज रखा था। उसी में उन्होंने कहा था कि आप मुझे एक ऐसा संविधान का प्रारूप लिख के दीजिए जिसमें मौलिक अधिकार वगैरह सब कुछ आ जाए।
तो उसी संविधान लिखने के प्रारूप में मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट जाती है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे रहते हैं। उसमें जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात थी और भारत राज्यों का संघ होगा। इस तरीके से इन्होंने कई पॉइंट्स इसमें लिखे थे। इसी के बाद आप देखेंगे नेहरू रिपोर्ट के बाद 1929 में इरविन जो था, इरविन एक वक्तव्य जारी करता है महारानी की ओर से, जिसे ही हम दीपावली घोषणा के नाम से जानते हैं। दीपावली घोषणा पत्र इसे कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है दीपावली घोषणा पत्र क्या है, तो याद रखिए जो नेहरू रिपोर्ट के बाद में इरविन 1929 ईस्वी में एक महारानी की ओर से वक्तव्य जारी करता है, इसे दीपावली घोषणा पत्र कहते हैं। उस वक्तव्य में इरविन कहता है कि भारत की उन्नति का जो अंतिम चरण है वह डोमिनियन स्टेटस पाना है। यही वक्तव्य दीपावली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब नेहरू रिपोर्ट आती है तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे जिन्ना खफा होता है, मुस्लिम लीग को ये एक्सेप्ट नहीं होते हैं ये वाले पॉइंट्स। तो जिन्ना इसी के विरोध में जाके 14 सूत्री फॉर्मूला अपना देता है। वह भी एक संविधान के प्रारूप के में ही अपना 14 सूत्र लिखता है, जिसमें वह मुस्लिमों के हितों की ज़्यादा चर्चा करता है। तो उसी को बोला जाता है जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला, जो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में आई थी। अब आइए दोस्तों देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और इससे संबंधित कार्यक्रम। दोस्तों, अगला घटनाक्रम होता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में होता है। इससे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो नोट कीजिए। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और इसी में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। आप देखेंगे और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की भी घोषणा की गई थी। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे। अंग्रेजी जो उस समय वायसराय था, अंग्रेजी गवर्नर था इरविन, और प्रधानमंत्री जो थे ब्रिटेन के रैमजे मैकडोनाल्ड के सामने 11 सूत्री मांगे रखी और इन 11 सूत्री मांगों को उन्होंने यंग इंडिया, उनकी जो पत्रिका थी, उसमें पब्लिश करवाया था। तो ये भी पूछता है कि जो गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी उसको किस में पब्लिश कराया था? यंग इंडिया, जो उनकी खुद की पत्रिका थी, उसमें, उसके माध्यम से अंग्रेजों के सामने उन्होंने अपनी मांगे रखी थी। और यही मांगे जब पूरी नहीं की गई तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। दोस्तों, आइए अब देखते हैं, जब गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को इरविन के द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तब महात्मा गांधी जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। उन्होंने जो इरविन को एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने ये वक्तव्य लिखा। कई बार पूछा जाता है कि ये वक्तव्य किसने बोला था, तो याद रखिए महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त। ये उन्होंने इरविन को पत्र लिखा, उसमें लिखा था। और फिर इसी के बाद वह 12 मार्च 1930 को, काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ वह साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ करते हैं और 240 मील, लगभग 375 किलोमीटर जाने के बाद महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी तट पर पहुंचते हैं और यहीं पर वह मुट्ठी में नमक लेकर, नमक बनाकर वह गुजरात में नमक कानून को तोड़ देते हैं। और इसी नमक कानून को तोड़ने के बाद जो अंग्रेजी सरकार थी उसने निर्णय लिया कि कांग्रेस को अवैध पार्टी घोषित कर दिया था। तो 1930 में, याद रखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब नमक कानून को गांधी तोड़ते हैं तब भारत सरकार के द्वारा कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया जाता है। आप देखेंगे जो गांधी जी का ये दांडी मार्च था जो साबरमती आश्रम से शुरू होता है, इसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस जो है नेपोलियन के एल्वा से पेरिस तक की मार्च से करते हैं। और वे कहते हैं कि जो मुसोलिनी था, मुसोलिनी का रोम मार्च, सत्ता प्राप्ति के लिए ये मार्च किए गए थे। नेपोलियन ने एल्वा से पेरिस और मुसोलिनी ने रोम मार्च किया था। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी की दांडी मार्च को इनकी मार्च से तुलना करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक नोट आप ये नोट कर लीजिए, टाइम मैगजीन जो है, टाइम मैगजीन ने 1930 में महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। टाइम मैगजीन ने 1930 में, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी चलाते हैं उस समय। अब आइए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो गोलमेज सम्मेलन होते हैं उसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अवधि थी 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। दोस्तों ये याद रखिए डेट, कई बार सीक्वेंस लगाने के लिए देता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का। 89 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। कांग्रेस ने
इसमें भाग नहीं लिया, इसका बहिष्कार किया। जो इसका सभापतित्व थे, मतलब ये सभा का जो नेतृत्व कर रहे थे वो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के रैमजे मैकडोनाल्ड, इसका सभापतित्व कर रहे थे। फिर इसके बाद जब कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया तो उसके बाद गांधी और इरविन के मध्य समझौता होता है। यह समझौता की तिथि याद रखिए 5 मार्च 1931 को यह समझौता होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। राजनीतिक जो बंदी थे, जिन पर हिंसा के आरोप थे, उनको छोड़कर बाकी सभी को रिहा कर दिया जाए। इसीलिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को रिहा नहीं किया गया इस गांधी इरविन समझौते के बाद भी, क्योंकि उन पर हिंसा के आरोप थे। इसके बाद भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं, इस बात का भी समझौता हुआ कि भारत के जो लोग हैं समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। और तीसरा पॉइंट था, सरकारी नौकरी से जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से त्यागपत्र दिया है उनको सरकार वापस लेगी। अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में अध्यादेश, जो कांग्रेस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने अध्यादेश जारी किया था, उसको वापस लेगी सरकार। और सबसे अंतिम बिंदु था, जो भारतीय लोग विदेशी वस्त्रों की दुकानों और शराब की दुकानों के पास भी प्रदर्शन कर सकते हैं, इस बात की भी अनुमति मिली। तो गांधी इरविन समझौते के मध्य इतने समझौते हुए। और इसी के बाद अब आता है कराची अधिवेशन। जब कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है तब महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। 1931 में ये अधिवेशन होता है। दरअसल होता क्या है, आप देखेंगे इस समझौते में क्या था, राजनीतिक बंदी जो इन पर हिंसा का आरोप नहीं है उनको तो रिहा कर दिया गया, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को रिहा नहीं किया गया। आप देखेंगे 23 मार्च, ये समझौता 5 मार्च को होता है और 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। और ये अधिवेशन जो अब आप देखेंगे कांग्रेस का अधिवेशन, अब कांग्रेस का कराची अधिवेशन होगा। इस वजह से जब इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हो जाती है तो महात्मा गांधी को की सजा को माफ ना करवा पाने और इनको रिहा ना करवा पाने के विरोध में गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो कराची अधिवेशन 1931 में होता है, इसकी अध्यक्षता की जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसी में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए। इसी के बाद महात्मा गांधी का एक वक्तव्य आता है जिसे एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा। इसी कराची अधिवेशन के बाद महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट आता है, ये याद रखिए। अब देखते हैं, जब गांधी इरविन समझौता होता है तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट के लिए राजी हो जाते हैं और वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और ये 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक सम्मेलन चलता है, लेकिन इसका कोई इतना परिणाम अच्छा नहीं निकला। इसी वजह से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आते हैं। वो एक स्टेटमेंट देते हैं, भारत के सम्मान से कोई भी समझौता नहीं किया है, जो ध्वज मुझे दिया गया था मैं उसको ससम्मान भारत लेकर आया हूं। यह बात महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद कही थी। फिर इसी के बाद जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कोई परिणाम नहीं निकलता है, महात्मा गांधी सेकंड द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 34 तक चलाते हैं, लेकिन ये कोई इतना फ्रूटफुल नहीं हुआ, इसका कोई ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं आया। फिर इसी के बाद आप देखेंगे सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बांटो और राज करो की नीति का ये एक अगला स्टेप था, सांप्रदायिक पंचाट। इसमें क्या किया गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, इनको सबको सांप्रदायिक नेतृत्व प्रदान कर दिया गया। यहाँ तक कि जो हिंदुओं में दलित वर्ग था उसको भी एक अलग वर्ग घोषित कर दिया गया और उसको भी अलग नेतृत्व दे दिया गया उसकी जनसंख्या के अनुपात में। तो ये जो था सांप्रदायिक पंचाट 1932 में आया था, ये बांटो और राज करो का ही एक अग्रिम चरण था। तो आप केवल इसे इतना रखिए, ये पीएम जो रैमजे मैकडोनाल्ड था उसके संबंध में था, 1932 में सांप्रदायिक पंचाट आया था। आइए दोस्तों ये भी देख लेते हैं, ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या है तो याद रखिए, जो पृथक निर्वाचक मंडल दलित वर्ग को दिया गया था, इस वजह से महात्मा गांधी काफी हताश और निराश हो गए और महात्मा गांधी उस समय यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल से ही उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी और आमरण जब अनशन की घोषणा महात्मा गांधी के द्वारा 20 सितंबर 1932 को की गई थी, उसी समय आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और सीराज गोपालाचारी के प्रयासों से भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता कराया गया, जिसमें इस बात का निर्णय लिया गया कि जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है इसे समाप्त किया जाए, और इसको समाप्त भी कर दिया गया। और
प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग की जो 71 सीटें थी उनको बढ़ाकर 147 सीटें कर दिया गया। यही वहीं आप देखेंगे जो दलित वर्ग था इसकी ओर से पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर भीमराव अंबेडकर ने किया, वहीं महात्मा गांधी की ओर से जो पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किए थे वो मदन मोहन मालवीय द्वारा किए गए थे। ये प्रश्न पूछा गया है, इसको याद रखिए। तो दोस्तों अब हम फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं आज के वीडियो की। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में आप देखेंगे इसका जो समय अंतराल था वो 17 नवंबर 1932 को शुरू होता है और 24 दिसंबर 1932 तक ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन चलता है। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, वह कौन सा सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी मतलब कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो दोस्तों आज की यह वीडियो यही समाप्त करते हैं। यह आधुनिक वीडियो की श्रृंखला लगातार चलती रहेगी और आने वाले समय में हम इसी के आगे के जितने घटनाक्रम हैं उनको देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।